श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ डिम्पल सानन। श्रोताओं, आज की विशेष प्रस्तुति के अंतर्गत सुनिए भारत के लगातार बढ़ते खाद्यान्न भंडार पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरबीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। आज दुनिया के तमाम देशों में विश्व खाद्य संकट को लेकर चर्चा हो रही है। मोटे तौर पर समझें तो विश्व खाद्य संकट यानी दुनिया की जितनी आबादी है उनके लिए भोजन की कमी। दूसरी तरफ अगर भारत में हम देखें तो पिछले कुछ समय से लगातार खाद्यान्न भंडार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे सरकार की कल्याणकारी नीतियां, किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं के साथ साथ कृषि तकनीक में बढ़ोतरी भी शामिल है। हरबीर जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में जो डेटा आया है, अगर डेटा के गुणागणित से समझें तो चावल के उत्पादन में भारत ने बहुत प्रगति की है। क्या कहते हैं आंकड़े? हम लोगों ने लगातार रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया और बेहतर मानसून रहे बैक टू बैक। उसके चलते 2021-22 का जो आंकड़े आए उसमें जो फोर्थ एडवांस एस्टीमेट थे उसमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन है 315 मिलियन टन का, उससे भी ज्यादा। और उसमें राइस का प्रोडक्शन भी हमारा काफी ज्यादा है, अभी तक का रिकॉर्ड है। तो इसलिए ये एक बेहतर बात है कि हमारे पास स्टॉक्स भी अच्छे रहे क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा था। तो इसके चलते भारत इस वक्त जो है दुनिया का जो सिचुएशन है खाद्यान्न के मामले में वहां पर बेहतर स्थिति में है। और उसी के चलते अगर हम ये माने कि जो FAO का जो फूड इंडेक्स है वो रिकॉर्ड लेवल पर चला गया था, उसके बावजूद हमारे यहाँ खाद्यान्न की जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी। चीनी की भी जब बात करते हैं तो चीनी से जुड़े जो आंकड़े आए वो भी बताते हैं कि चीनी का उत्पादन पिछले एक दशक यानी 12 वर्षों से ज्यादा समय में बहुत बेहतर रहा है। हाँ, इस साल चीनी का उत्पादन रिकॉर्ड तक पहुंचा है और हमारी जो खपत है करीब 270-75 लाख टन तक की है। हमने इस साल 100 लाख टन चीनी का निर्यात किया, तभी कर पाए। और इसके पहले साल भी किया करीब 60 लाख टन का, उसके पहले साल भी किया। ये तभी संभव हुआ कि जब हमारे पास सरप्लस में चीनी थी। और ये इत्तेफाक ये था कि दुनिया के मार्केट का हमें बहुत फायदा मिला। जिस वक्त दुनिया के जो बड़े चीनी उत्पादक देश हैं उसमें ब्राजील हो, थाईलैंड हो, जब वहां पर उत्पादन गिर रहा था उस साल हमारा उत्पादन बेहतर था। अभी तक लेटेस्ट जो इसमें निर्यात की जो अनुमति है शुगर सीजन का एक्सपोर्ट का जब हम माने, बिना सब्सिडी के भी हम लोग बेहतर दाम पर निर्यात कर पाए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट हमारे लिए सुटेबल था और हमारे पास देश में सरप्लस स्टॉक काफी ज्यादा था। तो उससे दोहरा फायदा हुआ। एक तो जो प्रोड्यूसर कंपनी थी उनके पास एक्स्ट्रा स्टॉक उनको मेंटेन नहीं करना पड़ा, उनका रेवेन्यू फ्लो अच्छा हुआ जिससे कि किसानों को सही दाम मिल पाए। और दूसरी तरफ मार्केट से जो हम लोगों ने फायदा उठाया बेहतर दाम का, हम लगातार कॉम्पिटिटिव रहते हुए निर्यात कर पाए। हरबीर जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि गेहूं की अगर हम बात करें तो रूस और यूक्रेन के बीच जब से युद्ध शुरू हुआ है दुनिया के तमाम देशों की नजरें भारत पर टिक गईं गेहूं को लेकर। मिस्र जैसा देश भी गेहूं के आयात के लिए भारत के पास आया। गेहूं की स्थिति क्या है हमारे देश में? सरकार का जो अनुमान है वो 106 मिलियन टन का है, पिछले साल से थोड़ा कम है। जो पहले एक बार जो अनुमान जारी किए गए थे उनके मुकाबले, क्योंकि हम लोग 111 मिलियन टन का उत्पादन का अनुमान लगा रहे थे। जो अचानक का तापमान में बढ़ोतरी हुई मार्च के महीने में, उससे फसल के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ा। लेकिन उसके पहले हमारे पास जो स्टॉक थे हमने बड़े पैमाने पर निर्यात किया। पहली बार 70 लाख टन तक हमने निर्यात किया। इस बार भी स्थिति ये थी कि भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही थी क्योंकि गेहूं का करीब 25% हिस्सेदारी है निर्यात मार्केट में, वो यूक्रेन और रूस की है। लेकिन जो यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा था उसके चलते जो अभी भी जारी है, ये लोग मार्केट में नहीं आ पाए। हालांकि अभी पिछले दिनों एक समझौता हुआ यूएन के और टर्की के हस्तक्षेप के बाद और कुछ शिप्स जो है यूक्रेन से निकले हैं। उसका नतीजा भी ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गेहूं के दाम में गिरावट आई। हमने जब देखा कि बहुत अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो रही है और कहीं घरेलू कीमतें भी बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, तो सरकार ने मई में निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि एक चीज माननी पड़ेगी कि निर्यात हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हमें नीतियां इस तरीके की हैं कि घरेलू उपभोक्ता है उसके हित को भी देखना है। ऐसा नहीं कि निर्यात के लिए हम घरेलू जो उपभोक्ता है उसके हितों की अनदेखी कर दें और यहाँ पर गैर जरूरी कीमतें बढ़ जाए। और यही सरकार ने जब फैसला लिया उसके पीछे यही वजह भी रही। कुछ निर्यात हुआ जिनका LC खुल गया था, जिनके पास फर्म कॉन्ट्रैक्ट थे, बाकी नहीं हुआ। तो ये उस स्थिति को देखते हुए तभी कीमतें बाजार में नियंत्रित रह पाई। क्योंकि अगर इस तरीके की धारणा बन जाएगी कि स्टॉक्स कम है
निर्यात ज्यादा हो गया तो उससे कीमतों में भारी उतार चढ़ाव की एक आशंका घरेलू मार्केट में बन जाती है, जिससे कि इस फैसले के चलते बचा गया। अगर हम खरीदारी की बात करें तो सरकार ने पिछले कुछ समय में धान की खरीद और गेहूं की खरीद पर विशेष जोर दिया है। क्या कहते हैं इस संदर्भ के आंकड़े? देखिए, इस साल तो जहां गेहूं का मामला है तो गेहूं की खरीद तो कम रही है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास जो स्टॉक्स हैं वो बफर के जो मानक हैं उनसे ज्यादा रहे। और जो सरकार की मुख्य जरूरत होती है पीडीएस सिस्टम और दूसरे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके लिए उपलब्धता बनी हुई है। चावल के मामले में हम लोग बहुत कंफर्टेबल रहे और अभी अगर 1 अगस्त का आंकड़ा हम देखें उस वक्त हमारे पास 400 लाख टन से ज्यादा चावल सेंट्रल पूल में उपलब्ध था और जो बफर नॉर्म्स के करीब 2.5-3 गुना जो है वो स्टॉक्स है। तो इस तरह से मैं देखूं कि क्योंकि फिर से प्रोक्योरमेंट सीजन शुरू हो जाएगा अक्टूबर में चावल का, जो 2022-23 का मार्केटिंग सीजन है, और उसके चलते यहाँ काफी कंफर्टेबल स्थिति में हम लोग हैं। जबकि हमने काफी निर्यात किया 20 मिलियन टन के करीब, और हम लोग जो है दुनिया चावल का निर्यात बाजार है उसमें करीब 40% हिस्सेदारी में भारत के पास रही और उसका बड़ा फायदा हुआ। बासमती और गैर बासमती दोनों तरह का चावल हमने निर्यात किया। हरवीर जी, आप लंबे समय से कृषि जगत और कृषि उत्पादों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। पिछले 8 वर्षों में मौजूदा सरकार की नीतियों से कितना सकारात्मक बदलाव हुआ है? 2-3 विषय होते हैं कि एक तो ये है कि किसान को दाम बेहतर मिले, और दूसरे के हम लोग उस तरीके की नीतियां बनाए कि किसान जो है उत्पादन करने के प्रति आकर्षित हो। उसमें एक बड़ा बदलाव तो ये है कि दालों में हमारी आयात निर्भरता बहुत ज्यादा थी और इसके लिए बड़ा नीतिगत जो बदलाव हुआ उसमें एक तो दालों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो काफी बढ़ाया गया और बोनस भी दिया गया कई बार। उसके साथ ही जो सरकार की तरफ से खरीद कर की गई और बफर स्टॉक्स बनाया गया, उसका दोहरा फायदा ये हुआ कि एक तो किसानों को ज्यादा दाम मिला और बाजार में कीमतों के भारी उतार चढ़ाव से राहत मिली और हमारी आयात के ऊपर निर्भरता काफी कम हुई। तो इसी से हमारा जो उत्पादन है वो अगर हम देखें कि हम लोग 160-70 लाख टन के करीब हमारा उत्पादन होता था, जो लगभग इसमें 100 लाख टन के करीब की वृद्धि देखने को मिली। बीच में कुछ कम ज्यादा रहा है बट उस तरीके से इसका मतलब ये नीतिगत बदलाव था, ये एक बहुत फायदेमंद रहा। दूसरे जो फसल बीमा योजना है उसका फार्मर्स को एक तरीके का जो प्रोटेक्शन है नेचुरल कैलेमिटीज से और इस तरीके की जो दिक्कतें हैं जिससे फसल को नुकसान होता है उसमें राहत के लिए उसका विस्तार हुआ और इस स्कीम को मॉडिफाई किया गया और प्रोक्योरमेंट काफी बढ़ा है। इस मामले में एक और चीज है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ा है, वो आपका मार्केटिंग में हो, वो आपका फसल प्रबंधन में हो, वहां पर जो नई टेक्नोलॉजीज और आईटी का जो इस्तेमाल है वो काफी बढ़ा है। तो इसके जो फायदे हैं वो रहे हैं। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है वहां पर फायदा हुआ है। हरवीर जी, अंत में आपसे संक्षेप में ये समझना चाहेंगे, जो श्रोता हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, आंकड़ों के गुणा गणित से परे उनकी दिलचस्पी ये है कि एक तरफ दुनिया खाद्य संकट की समस्या से जूझ रही है, भारत की क्या स्थिति है? देखिए, मैं इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि एक तो लगातार 3 मानसून बैक टू बैक सामान्य मानसून रहे और अगर हम देखें कोविड जैसे मुश्किल दौर में भी हमारे देश के किसानों ने बहुत बेहतर उत्पादन किया। हमारे पास खाद्यान्न के भंडार थे जिसके चलते जरूरतमंद लोग थे उनको मुफ्त में 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन दे पाई क्योंकि हमारे पास स्टॉक्स थे। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसी के चलते चली, इसका श्रेय हमारे किसानों को जाना चाहिए। और कोविड के दौर में जब रबी की फसल तैयार थी, उसकी खरीदारी होनी थी, उसकी कटाई होनी थी, स्पेशली इस तरीके के राहत और डिसीजन लिए गए कि जो कृषि का जो कार्य है वो बाधित ना हो। इसके चलते अगर आप देखें जब हमारी ओवरऑल इकोनॉमी करीब 7% से उड़ गई थी उस वक्त भी कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो 3% से ज्यादा रही थी। उसका मतलब ये है कि जो ग्रामीण भारत की जो लाइफ लाइन है, उनका जो आय का स्रोत है, उनकी जो खाद्य सुरक्षा है वो बनी रही। तो ये एक बहुत बड़ा श्रेय एग्रीकल्चर सेक्टर को, देश के किसानों को और जिन लोगों ने उस तरह से नीतियां डिजाइन की उनको जाता है। इसीलिए जब दुनिया भर में दाम बढ़ रहे थे खासतौर से खाद्य पदार्थों के, उस वक्त हमारे दाम उस तरीके से नहीं बढ़े और वो लोगों की पहुंच में बना रहा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारत के लगातार बढ़ते खाद्यान्न भंडार पर कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी डिम्पल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।